जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 26 दिसंबर 2024 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। हम लोग चर्चा करेंगे ई श्रम पोर्टल के बारे में। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टल है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड पोर्टल है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखे जा रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग को ई श्रम पोर्टल के बारे में देख लेना है। ठीक है, तो पोर्टल का नाम क्या है? ई श्रम। ठीक है, श्रम से समझ में आ रहा है ये किसके लिए होगा? ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए होगा। ठीक है, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए ये पोर्टल है। ठीक है, ध्यान देना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए ये पोर्टल डेवलप किया गया है। ठीक है, कब डेवलप किया गया था? तो 26 अगस्त 2021 को ये डेवलप किया गया था। ठीक है, तो अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में 30 करोड़ लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है, इसलिए ये न्यूज़ में आ गया था। ठीक है, 19 दिसंबर 2024 को ई श्रम पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन हुए थे उनकी संख्या 30 करोड़ से पार हो चुकी थी, जो कि एक रिकॉर्ड टाइप की चीज़ है। और एक ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट कितनी ज़्यादा तत्पर है कि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को भी सारी सिक्योरिटीज़ और जो भी बेनिफिट्स हैं वो प्रदान किए जाएं। ठीक है, तो आपको ये देखना है ई श्रम पोर्टल। ठीक है, हमने आपको बताया कौन से वर्कर्स के लिए है ये, तो ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए है। ठीक है, किसने लॉन्च किया होगा? तो जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में काम करती है वही मिनिस्ट्री ये ई श्रम पोर्टल डेवलप की है। तो ये आपको याद रखना है कि ये इस साल या 2022-23 में नहीं लॉन्च किया गया था, ये 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अब 3 साल बाद 2024-19 दिसंबर इसमें 30 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या सपोर्ट करेगा? ये अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का एक डेटाबेस डेवलप करेगा, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स। ठीक है, तो क्या होगा इससे? इसमें जो भी लेबर्स हैं, वो जो भी रजिस्टर्ड लेबर्स हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, उनको क्या होगा? वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड की जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे कि कितनी तरीके की स्कीम्स इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो सरकार के पास क्या होगा? सरकार के पास पूरा एक डेटाबेस होगा जिसके अंतर्गत लास्ट माइल डिलीवरी हो सकती है वेलफेयर स्कीम्स की। ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं? तो अभी हमने आपको बताया लगभग 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं एज ऑफ दिसंबर 19 2024 के। ठीक है, हमने क्या देखा? हमने देखा ई श्रम पोर्टल के बारे में। कब लॉन्च हुआ था ये देखा, तो 26 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया था। क्या पर्पस था इनका? जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करना। ठीक है, तो एक नेशनल डेटाबेस होगा जिसके अंतर्गत जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं उनको वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट की प्रोवाइड करना। अभी तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं? तो अभी तक 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं दिसंबर 19 2024 तक। ठीक है, तो मोटे मोटे आंकड़े ये हैं कि 30 करोड़ रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल में हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं टॉप 5 स्टेट्स कौन से हैं जो कि लीड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में। किन राज्यों में सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है ई श्रम पोर्टल में, ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जहाँ पे लगभग 8 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दूसरे नंबर पे है बिहार जहाँ पे 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। तीसरे नंबर पे है वेस्ट बंगाल जहाँ पे 2 करोड़ 64 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मध्य प्रदेश है चौथे नंबर पे और पाँचवें नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, जिस भी स्टेट से आप हैं आप अपने स्टेट का रजिस्ट्रेशन आंकड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको ये याद कर लेना है, टॉप 3 तो आप याद ही कर लीजिएगा। पहले नंबर पे है यूपी, सेकंड पे है बिहार और थर्ड नंबर पे है वेस्ट बंगाल। किसमें? ई श्रम रजिस्ट्रेशंस के मामले में। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ई श्रम रजिस्टर में, ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने की? तो वर्कर एज जो होनी चाहिए, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है उसकी एज होनी चाहिए बिटवीन 16 टू 59 ईयर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंक्लूडिंग सेल्फ एम्प्लॉयड, डेली वेज लेबर्स एंड गिग वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे आपको फंसाया जा सकता है कि ये सिर्फ अनऑर्गेनाइज वर्कर के लिए है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे। ठीक है, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं होंगे, तो आपको ध्यान रखना है ये सारे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए है, इंक्लूडिंग जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो खुद का एक बिजनेस करते हैं वो, जो डेली वेज अर्नर्स हैं वो तो होंगे ही, गिग वर्कर्स भी जो हैं, जो गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, एलिजिबल हैं वो ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर होने के। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने देखा। अब क्या क्या चाहिए एलिजिबिलिटी के लिए? तो आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही साथ ईपीएफओ या ईएसआईसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसके मेंबर हैं तो आप ऑलरेडी कोई ना कोई बेनिफिट अवेल कर रहे होंगे, तो अगर आप इसके मेंबर नहीं हैं तभी आप ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी
पूरी बात हो गई ई श्रम पोर्टल की। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है देख लेते हैं। तो इसमें जो है 12 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर ए है, उसको आवास चाहिए, उसको घर चाहिए, तो आवास योजना के अंतर्गत वो ई श्रम पोर्टल से ही रजिस्टर करके अपना आवेदन कर सकता है। मनरेगा के अंतर्गत कोई डेली वेज लेबर है, उसको अगर आवास चाहिए तो वो भी पीएम आवास योजना के अंतर्गत ई श्रम पोर्टल से ही आवेदन कर सकता है। गति शक्ति पोर्टल है फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो कम से कम 12 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को इसमें इंटीग्रेट किया गया है, जिसके माध्यम से क्या होगा, जितने भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं वो सारा ही 12 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। तो यही आपको बताया गया है कि ये ई श्रम जो है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। वन स्टॉप सोल्यूशन का मतलब एक बार में ही आपको ढेरों जो भी बेनिफिट दे रही है सरकार वो आपको मिल जाएंगे। जो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करने के बाद उनको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी बात हो गई ई श्रम पोर्टल की। चर्चा करेंगे श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसनाइके ने विजिट किया है इंडिया में। तो आपको ध्यान देना है, अनुरा कुमारा दिसनाइके जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इंडिया विजिट की है, ठीक है। उन्होंने इंडिया विजिट की है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या हुआ है। तो ये किस क्रम में आए थे, तो ये दिसंबर 15 से दिसंबर 17 2024 के बीच में श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानके ने इंडिया विजिट किया था, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है सबसे पहले तो अनुरा कुमारा दिसानके, ठीक है। अनुरा कुमारा दिसानके जो है श्रीलंका के प्रेसिडेंट है, ठीक है। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है जो इंडिया की विजिट पे थे। डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है 15 दिसंबर से 17 दिसंबर 2024 के बीच में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। इनके साथ और कौन आए थे, तो इनके साथ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं विजिता हेरात और जो डिप्टी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है अनिल जहता फर्नांडो, वो इनके साथ अकम्पनिंग ऑफिशियल्स थे, ठीक है। तो आपको ये तो नहीं याद रखना है, आप ये मत याद रखिएगा। होस्ट किसने किया था, होस्ट किया गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है। ये देख लेते हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स और कौन कौन से एमओयू साइन किए गए हैं, ठीक है। तो कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, प्रोटोकॉल अमेंडिंग द एग्रीमेंट ऑन डबल टैक्सेशन एंड एमओयू ऑन ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो हल्का सा याद रखिएगा कि डबल टैक्सेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग फॉर सिविल सर्वेंट्स से रिलेटेड जितने भी एग्रीमेंट्स हैं वो इंडिया और श्रीलंका के बीच साइन किए गए हैं, ठीक है। श्रीलंकन गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है, हमने देखा अनुरा कुमारा दिसनायके। प्राइम मिनिस्टर कौन है, हरिनी निरेका अमारासुरैया, हरिनी निरेका अमारासुरैया। कैपिटल क्या है, कोलंबो है, और करेंसी क्या है, श्रीलंकन रुपी है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा श्रीलंका के बारे में कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इंडिया में विजिट की थी और क्या क्या इन लोग ने एग्रीमेंट्स यहाँ पे आके साइन किए थे, ये आप याद रखिएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसका है ये जियो साइंस म्यूजियम। सबसे पहले तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जियो साइंस म्यूजियम है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में खोला गया है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में ये खोला गया है, ठीक है। तो आपको स्पेसिफिकली ये भी याद रखना है ये कौन से जिले में आता है। तो ये कौन से जिले में खोला गया है, तो ये ग्वालियर जिले में खोला गया है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, ग्वालियर जिले में इसको खोला गया है। क्या चीज, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जियो साइंस म्यूजियम किसका है, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। और ये कहाँ पे खोला गया है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में खोला गया है, ठीक है। ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की खोला गया है जियो साइंस म्यूजियम, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया था, तो ध्यान दीजिए ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जगदीप धनखड़ साहब, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था इस जियो साइंस म्यूजियम को ग्वालियर में, ठीक है। तो इस जो ये पूरी न्यूज़ है इसमें 3 डायमेंशन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जियो साइंस म्यूजियम किसका है, तो ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है, ठीक है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ हैं जिन्होंने इनॉग्रेट किया है। लोकेशन क्या है, तीसरा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है इस पूरी न्यूज़ का, लोकेशन है ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आप पर्पस देख सकते हैं कि क्या पर्पस होगा। तो जियो साइंस म्यूजियम है तो ये क्या करेगा, ये इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अर्थ की सीक्रेट्स में और हिस्ट्री में, लाइफ एवोल्यूशन की जो भी हिस्ट्री रही है उनके बारे में इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एल&टी ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर 100 एडिशनल K9 वज्र
टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसके किसके बीच साइन हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और लार्सन एंड टूब्रो के बीच, जो कि एल लिमिटेड है, आप जानते होंगे काफ़ी अच्छी कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और लार्सन एंड टूब्रो एल ने साइन किया है एग्रीमेंट, किस चीज़ के लिए, एडिशनल K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स के लिए। ठीक है, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि आर्टिलरी गन्स का क्या नाम है, तो K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड आर्टिलरी गन्स। ठीक है, तो क्या नाम है गन्स का, एक बार फिर देखिए, K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स। किसके किसके बीच साइन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एल के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। कितनी सप्लाई करनी है आर्टिलरी गन्स, तो 100 एडिशनल आर्टिलरी गन्स सप्लाई करनी है। ठीक है, कई बार हम लोग ये माइन्यूट इन्फॉर्मेशन जल्दी में मिस कर देते हैं, मिस आउट कर जाते हैं कि कितनी दी गई हैं या कितने का कॉन्ट्रैक्ट है, कितना वैल्यू है, कितनी एडिशनल यूनिट्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये बात सब आपको याद रखनी है। ठीक है, तो 100 एडिशनल K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, किसके किसके बीच, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एल के बीच। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, तो वैल्यू आप याद रखिए लगभग 7,000 करोड़ वैल्यू है। ठीक है, 7,000 करोड़ की वैल्यू है इस कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी वैल्यू है, तो 7,600, लगभग 628 करोड़ रुपए इसकी वैल्यू है। आर्टिलरी गन का हल्का सा स्पेसिफिकेशन देख लीजिए कि ये 155 मिलीमीटर /52 कैलिबर है। ठीक है, तो ये भी हल्की सी याद रखिएगा। कहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाएगी इसको, तो ये एल की हजीरा फैसिलिटी है जो कि गुजरात में आती है, वहाँ पे ये वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स को बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा। रेंज क्या है इन गन्स की, तो ओवर 40 किलोमीटर्स तक। ठीक है, तो 40 किलोमीटर्स तक ये आर्म्ड है, मतलब इम्पैक्ट करने के वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स, K9 वज्र टी सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स। चर्चा कर लेते हैं स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की बाय ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल। तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्रोवाइड किया है, अवार्ड किया है किसको, राम मंदिर को। ठीक है, प्रभु श्री राम मंदिर जो कि अयोध्या में स्थित है उत्तर प्रदेश में, उनको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है राम टेम्पल जो आप जानते होंगे भगवान श्री राम का टेम्पल है। इसी साल 22 जनवरी में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में, उसको ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया आपको ध्यान देना है, तो ये है अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर। ठीक है, किसने दिया है, तो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने दिया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसने दिया है, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने ये सम्मान दिया है। ठीक है, अवार्ड का क्राइटेरिया क्या था, तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग, यहाँ पे बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग की वजह से इनको ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का सम्मान प्राप्त हुआ है अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर को। ठीक है, तो सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए ये बात ध्यान रखिएगा, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राम टेम्पल की। प्रभु श्री राम को टेम्पल को जो है, प्रभु श्री राम का जो ये मंदिर है, ये L&T ने डेवलप किया है। ठीक है, इन्होंने डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया है L&T ने। आर्किटेक्चरल स्टाइल देख लें अगर प्रभु श्री राम मंदिर की, तो ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में ये बना है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, ट्रेडिशनल नागर स्टाइल में प्रभु श्री राम का मंदिर बना है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। डायमेंशन क्या है, तो लेंथ है 380 फीट, विड्थ है 250 फीट और हाइट है 161 फीट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट याद रखिएगा, कई बार हाइट भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि कितने फीट की हाइट है प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या में जो स्थित है उसकी। ठीक है, तो 161 फीट की हाइट है प्रभु श्री राम मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फीचर्स देख लेते हैं, तो 392 इंट्रिकेटली कार्व्ड पिलर्स हैं, 44 डोर्स हैं, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है विद 32 स्टेप्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस चीज़ें आपके सामने हैं, तो आपको ध्यान में रखनी है कि 44 डोर्स हैं, ईस्ट फेसिंग एंट्रेंस है विद 32 स्टेप्स। ठीक है, और हाइट आपको देख लीजिए, हाइट है 161 फीट। कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2024 फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सम्मानित किया गया है REC को। ठीक है, तो आप जानते होंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड REC लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, उनको दिया गया है गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इसको ध्यान में रखना है कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस से सम्मानित किया गया है REC लिमिटेड को। REC लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये महारत्न कंपनी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी महारत्न कंपनियां हैं इंडिया में और कितनी मिनी रत्न कंपनियां हैं इंडिया में। ठीक है, ये आप हमको बताइएगा और ये बताइएगा कि ये जो कैटेगरीज हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। REC की बात करें तो ये महारत्न कंपनी है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है आरईसी लिमिटेड, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। साथ ही साथ ये रजिस्टर्ड है एज एनबीएफसी, ठीक है, एनबीएफसी के तौर पर रजिस्टर्ड है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे भी ये रजिस्टर्ड है और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के तौर पे भी ये रजिस्टर्ड है। तो अलग अलग डेजिग्नेशन इनको मिले हुए हैं आरबीआई की तरफ से, ठीक है। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है आरईसी लिमिटेड के? तो विवेक कुमार देवांगन जी जो हैं आरईसी लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फाउंड कब की गई थी, कब स्टैब्लिश की गई थी? 1969 में स्टैब्लिश की गई थी और हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो स्कॉच अवार्ड। स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम है शासन आपलेदारी, शासन आपलेदारी, गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव को स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्कॉच अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार की स्कीम है शासन आपलेदारी। मतलब क्या है इसका? गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप, मतलब शासन आपके द्वार पर, ठीक है। शासन आपके द्वार पर ये मतलब नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब आपके द्वार पे आएंगे। इसका ये मतलब है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो सारी आपको घर बैठे अवेल हो सकती हैं, वो सब आपको घर बैठे मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये किस लिए दिया गया है? इन सिटीजन फोकस्ड गवर्नेंस एंड एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है। तो पब्लिक सर्विसेज जितनी भी हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली लोगों को प्रोवाइड की जा रही महाराष्ट्र में शासन आपलेदारी के अंतर्गत, जिसके चलते स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस स्कीम को, ठीक है। तो गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मई 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च की थी, ठीक है। लॉन्च डेट क्या है? मई 2023। कहाँ पे लॉन्च की गई थी? तो ये पाटन, सतारा डिस्ट्रिक्ट में पाटन है, वहाँ पे महाराष्ट्र में, यहाँ पे ये लॉन्च की गई थी, ठीक है। की फीचर्स क्या है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिट्स हैं वो घर बैठे आपको मिल जाएंगे। जैसे क्या क्या? सब्सिडी ऑन ट्रैक्टर्स, गोपीनाथ मुंडे फार्मर एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रांट मिल जाएगा, हाउसिंग एलोकेशन अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना, चीफ मिनिस्टर असिस्टेंस फंड, सब्सिडी फॉर इरीगेशन वेल्स अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, असिस्टेंस अंडर चीफ मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइसिकल्स, ठीक है। तो ये आपको एक ही जगह पे इतनी सारी स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही थी शासन आपलेदारी के अंतर्गत, जिसके चलते इस स्कीम को मिला है स्कॉच अवार्ड, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्कॉच अवार्ड किसको दिया गया है, किसको सम्मानित किया गया है? तो शासन आपलेदारी को ये स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अपॉइंटमेंट की चर्चा करें तो प्रीति लोबाना को अपॉइंट किया गया है एज गूगल इंडियाज न्यू कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गूगल में नई कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगी? तो ये होंगी प्रीति लोबाना, ठीक है, प्रीति लोबाना। इनके प्रेडिसेसर कौन रहे हैं, मतलब इनसे पहले कौन थे? तो इंटरिम हेड थे रोमा दत्ता चौबे। रोमा दत्ता चौबे की जगह अब पद पे आई हैं प्रीति लोबाना जी, ठीक है। प्रीति लोबाना कहाँ पे? गूगल इंडिया में। कौन से पद पे? तो कंट्री मैनेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट के पद पे, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे पहले इनका रोल क्या था गूगल में? तो ये वाइस प्रेसिडेंट थी जीटेक की, ठीक है। गूगल टेक्निकल सर्विस की ये क्या थी? ये वाइस प्रेसिडेंट थी। अब ये क्या है? अब ये गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो प्रीवियस रोल भी ध्यान दीजिएगा जो नए अपॉइंटीज हैं, क्योंकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, पर वो दिन दूर नहीं जब एग्जाम का लेवल बढ़ जाएगा और आपको एक कदम दो कदम आगे ही रहना है एग्जाम से, तभी एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीवियस रोल क्या था। तो प्रीवियस रोल था प्रीति लोबाना जी का कि वो वाइस प्रेसिडेंट थी जी टेक में, ठीक है, कंटेंट एंड क्वालिटी ऑपरेशंस में। अब क्या है? अब वो कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट है गूगल इंडिया की, ठीक है। पहले वो एक वर्टिकल को लीड कर रही थी, अब पूरे गूगल इंडिया को, इंडिया में वो कंट्री मैनेजर हो गई है और वाइस प्रेसिडेंट हो गई है, ठीक है। उन्होंने सक्सीड किया है रोमा दत्ता चौबे जी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें तो 61st रेजिंग डे फंक्शन सेलिब्रेट किया गया है सशस्त्र सीमा बल का, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है सशस्त्र सीमा बल का 61वां रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 61वां रेजिंग डे मतलब 61 साल हो गए हैं इनकी स्थापना वर्ष को, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट हुए 61 ईयर्स हो चुके हैं, ठीक है। कब ये हुआ था? तो ये 28 दिसंबर 2024 को ये होस्ट किया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। 61st रेजिंग डे ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया था? तो ये सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में ऑब्जर्व किया गया था, जहाँ पे चीफ गेस्ट थे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, ठीक है। अब ये क्यों होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, मतलब क्यों मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया? क्योंकि सशस्त्र सीमा बल जो है ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। पेरेंट मिनिस्ट्री जो है सशस्त्र सीमा बल की वो है होम अफेयर्स, ठीक है। तो इसलिए यूनियन मिनिस्टर साहब जो है अमित शाह जी, वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, तो वो चीफ गेस्ट के तौर पे सशस्त्र सीमा बल के 61st रेजिंग डे में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था,
ठीक है। सशस्त्र सीमा बल की बात कर लें तो ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है विच कम्स अंडर MHA। अभी हमने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर ये आती है सशस्त्र सीमा बल। 1963 में स्टैब्लिश की गई थी, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है इनका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। ठीक है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो ये गार्ड करती हैं 2450 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विद नेपाल एंड भूटान। ठीक है। तो आपको याद रखना है नेपाल और भूटान को कौन गार्ड करता है, तो सशस्त्र सीमा बल गार्ड करती है। ठीक है। आप बताइए ITBP क्या करते हैं। ठीक है। आप ये बताइए कि ITBP की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। तो हमने ये बात कर ली सशस्त्र सीमा बल के बारे में। और कौन कौन सी पैरामिलिट्री फोर्सेज है इंडिया में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो सशस्त्र सीमा बल है, हमने ये देखा। सेकंड पे है असम राइफल्स, थर्ड पे है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फोर्थ पे है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, फिफ्थ पे है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सिक्स्थ पे है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और सेवेंथ पे है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। तो ये 7 जो फोर्सेज हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं। ठीक है। ये मिलिट्री नहीं है, ये मिलिट्री को हेल्प करती हैं या मिलिट्री के सेकेंड बॉर्डर लाइन पे रहती हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये 7 पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑफ इंडिया हैं, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस एंड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया गया था 23 दिसंबर 2024 को। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका ध्यान दीजिएगा। तो ये फार्मर के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करती है और साथ ही साथ चौधरी चरण सिंह जो कि किसान नेता थे, बहुत बड़े किसान नेता थे, आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे चौधरी चरण सिंह जी। उनकी याद में उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हुए नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसको किसान दिवस से भी जाना जाता है। ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 23 दिसंबर 2024 को। किसके कंट्रीब्यूशन को ये रिकॉग्नाइज करता है, तो चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे, उनकी याद में उनके कंट्रीब्यूशन में ये ऑब्जर्व किया जाता है। थीम क्या रही है, एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर प्रॉस्परस नेशन। ठीक है। तो नेशनल फार्मर्स डे की थीम क्या रही है, एम्पावरिंग अन्नदातास फॉर अ प्रॉस्परस नेशन। पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये दिसंबर 2001 में ये पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि पहली बार कब कौन कौन से प्रोमिनेंट नेशनल डेज हैं उनको ऑब्जर्व किया गया था। तो 2001 में पहली बार नेशनल फार्मर्स डे या किसान दिवस को ऑब्जर्व किया गया था। बिजनेस फ्लाइट रूट्स इन द वर्ल्ड 2024 एक रिपोर्ट लॉन्च की गई है, तो देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या इनकी फाइंडिंग्स हैं। तो बिजिएस्ट फ्लाइट रूट्स इन द वर्ल्ड 2024 किसने रिलीज किया है, तो ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने इसको रिलीज किया है। ठीक है। ऑफिशियल एयरलाइन गाइड ने इसको रिलीज किया है। अगर हम इंडिया पर्सपेक्टिव की बात करें तो बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट इन इंडिया है मुंबई से दिल्ली। ठीक है। जहां पे 7 मिलियन सीट्स बुक की गई थी दिल्ली और मुंबई के बीच, मुंबई और दिल्ली के बीच। ठीक है। तो बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट इन इंडिया कौन सी है, बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट इन इंडिया मुंबई टू दिल्ली। ठीक है। और रैंक कितनी है, तो 8th बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट इन द वर्ल्ड 2024 है। ठीक है। इंडिया में जो डोमेस्टिक रूट है बॉम्बे और दिल्ली के बीच, वो 8th बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट इन द वर्ल्ड है बिजनेस फ्लाइट रूट्स इन द वर्ल्ड 2024 के रिपोर्ट के मुताबिक। ठीक है। 2023 में यही रैंक थी 9th प्लेस। ठीक है। तो अब एक रैंक इसमें इजाफा हुआ है, 8th बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट इन द वर्ल्ड 2024 हो गई है। ठीक है। बिजिएस्ट की बात करें टॉप पे कौन है, तो हांगकांग से तैपेई की जो रूट है वो सबसे ज़्यादा बिजी है, जहाँ पे 6.8 मिलियन सीट्स बुक की गई थी। ठीक है। जहाँ पे क्या हुआ था, 6.8 मिलियन सीट्स बुक की गई थी। तो हमने बिजिएस्ट इंटरनेशनल रूट देखा हांगकांग से तैपेई के बीच, जहाँ पे 6.8 मिलियन सीट्स बुक की गई थी। ठीक है। तो ये हो गई इंटरनेशनल रूट। अभी हमने इंडिया में देखा था डोमेस्टिक रूट था। ठीक है। अब देख लेते हैं टॉप 3 बिजिएस्ट इंटरनेशनल रूट्स कौन से हैं। इंटरनेशनल रूट्स मतलब एक देश से दूसरे देश, डोमेस्टिक मतलब देश के अंदर ही। ठीक है। तो इंटरनेशनल बिजनेस रूट में पहले नंबर पे है हांगकांग से तैपेई, सेकेंड पे है कायरो से जेडा, ठीक है, और थर्ड पे है सोल इंचियन से टोक्यो नैरिटा। ठीक है। तो ये इंटरनेशनल रूट्स हो गए। ठीक है। टॉप 3 बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट्स देखें तो जेजू इंटरनेशनल से सोल जो कि साउथ कोरिया में। ठीक है। तो बिजिएस्ट डोमेस्टिक रूट में जो टॉप पे है वो है साउथ कोरिया, सेकंड पे है जापान का रूट और थर्ड पे भी है जापान का रूट। 8th नंबर पे है मुंबई इंडिया रूट। ठीक है। मुंबई दिल्ली रूट जो कि इंडिया में है। ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल रूट, हांगकांग से तैपेई, कायरो से जेडा सेकंड पे, थर्ड पे सोल से टोक्यो नैरिटा,
मतलब जापान, तो ये साउथ कोरिया से जापान हो गया, ठीक है। तो ये टॉप 3 बिजिएस्ट इंटरनेशनल रूट्स हो गए और ये टॉप 3 डोमेस्टिक रूट्स हो गए, और 8th पे है इंडिया का मुंबई दिल्ली रूट, ठीक है। बात कर लेते हैं ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की, जिसने ये रिपोर्ट पब्लिश की है। तो ये इसके सीईओ हैं फिल कैलो। इसको फाउंड किया गया था 1929 में। इसका हेडक्वार्टर्स है ल्यूटन इंग्लैंड में, ठीक है। ल्यूटन इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर्स है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि बिजिएस्ट फ्लाइट रूट्स इन द वर्ल्ड 2024 में इंडिया की जो बिजिएस्ट रूट है वो है मुंबई से दिल्ली, जिसको ओवरऑल रैंकिंग कितनी मिली है, 8th रैंक मिली है। इंटरनेशनल रूट्स कौन से हैं बिजिएस्ट, तो हांगकांग से तैपेई है, फिर कायरो से जेडा है, और 3rd नंबर पे सोल इंचियन से टोक्यो नैरेटा है, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इंडियन नेवी को 2 एडवांस्ड वॉरशिप्स डिलीवर की हैं, ठीक है। तो इन एडवांस वॉरशिप्स के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। पहली एडवांस वॉरशिप है नीलगिरी और सेकंड है सूरत, ठीक है। तो 2 एडवांस वॉरशिप्स कौन सी हैं, तो नीलगिरी है और सूरत है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो नीलगिरी और सूरत क्या है, तो आपको ऑप्शंस में दे देगा एग्जाम में फंसाने के लिए कि ये ड्रोन्स हैं, ये बॉम्बर्स हैं, ये टैंक्स हैं, या ये वॉरशिप्स हैं। तो आपको ये याद रखना है नीलगिरी और सूरत क्या है, तो ये एडवांस्ड वॉरशिप्स हैं। किसने बनाया है इनको, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इनको डेवलप किया है। कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। हमने कौन कौन सी वॉरशिप्स देखी, नीलगिरी और सूरत, ठीक है। नीलगिरी क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट है, और सूरत क्या है, स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो ये एक फ्रिगेट है और एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है। तो इतना आपको ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है नीलगिरी और सूरत क्या है, ये वॉरशिप्स हैं, ठीक है। ये वॉरशिप्स हैं। नीलगिरी की बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A के अंदर डेवलप की गई है, जिसकी लेंथ है 126 मीटर्स और वेट है 6500 टन्स, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा स्पेसिफिकेशन बनाने की क्या ज़रूरत है। तो अभी हाल में ही UPPCS में ऐसी 2 चीज़ें पूछी गई थी जिसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस पूछी गई थी, पेलोड कैपेसिटी पूछी गई थी, रेंज पूछी गई थी। तो इसके चलते हम लोग को अपने आप को प्रिपेयर करना है कि जो भी एडवांस वॉरशिप्स के बारे में बात हो रही है, जो भी डिफेंस रिलेटेड जो भी नए नए वॉरशिप्स आ रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशंस हैं उनको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमने बात की नीलगिरी की। सूरत के की फैक्ट्स क्या हैं, तो ये डेवलप किया गया है अंडर प्रोजेक्ट 15B, जिसके अंतर्गत क्या डेवलप किया जाता है, तो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ठीक है। मिसाइल डिस्ट्रॉयर डेवलप किया जाता है 15B के अंदर, और फ्रिगेट के अंदर डेवलप किया जाता है 17A के अंदर डेवलप किया जाता है स्टेल्थ फ्रिगेट, ठीक है। तो ये भी हल्का सा बात आप याद में रखिएगा। सूरत की डायमेंशन क्या है, तो सूरत की लेंथ है 164 मीटर्स और इसका जो वेट है वो है 7400 टन्स, ठीक है। और सूरत की ऑपरेशनल रेंज क्या है, लगभग 15,000 किलोमीटर की ऑपरेशन रेंज है, ठीक है। कैन ऑपरेट फॉर 45 डेज कवरिंग 15,000 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नीलगिरी की बात कर ली, यहाँ पे हमने सूरत की बात कर ली। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों वॉरशिप्स हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, तो जिसके CMD हैं संजीव सिंघल साहब, ठीक है। संजीव सिंघल साहब जो है CMD है, चीफ मैनेजिंग CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के। इस्टेब्लिश की गई थी 1934 में, हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। अब आप ये बताइए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। ये महारत्न है या मिनी रत्न है या नवरत्न है, आप ये हमको बताइएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इन 3 कैटेगरी में किस कैटेगरी में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड फॉल करता है। ऑबिचुअरीज की बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि 5 टाइम चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, उनका निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है ओम प्रकाश चौटाला जी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये राजनीति से संबंधित है और 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं हरियाणा के, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनके बारे में। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है अमीय कुमार बागची का भी निधन हो गया है। अमीय कुमार बागची जी इकोनॉमिक हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है। ये क्या रहे हैं, ये हिस्टोरियन रहे हैं। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो ये इकोनॉमिक हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल को बिलोंग करते हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा से आते हैं, ठीक है। तो आपको इनकी रिस्पेक्टिव फील्ड्स याद रखनी है। अमीय कुमार बागची जी इकोनॉमिक हिस्टोरियन रहे थे और ओम प्रकाश चौटाला जी जो हैं ये 5 टाइम CM रहे थे हरियाणा के। दोनों का ही निधन हो गया है।